रिंग मोड में डाल देते हैं। जी सभी को नमस्कार, फटाफट जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग चिंतामणि भाग 1 को कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल बहुत तगड़ा निबंध है, इसमें 17 निबंध है, लेकिन 5 निबंध पढ़ना है, लेकिन बड़ा भयंकर निबंध है, थोड़ा क्लिष्ट भी है। और क्लिष्ट है क्या मतलब कि काफी मजेदार भी है। तो इसलिए जो है ये हम लोगों को अभी ये खत्म होने की कगार पर ही है। इसके बाद हम लोग इसके बाद तो आपको सब सरल ही लगेगा, सिंपल लगेगा। तो ये थोड़ा सा है, मजेदार है। तो हम लोग जो रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 है, उसका निबंध जो हम लोगों के सिलेबस में है, उस निबंध का नाम है कविता क्या है। तो कविता क्या है उसको उन्होंने कई उपभागों में तोड़ करके समझाया है कि कविता क्या है। तो लास्ट टाइम हम लोग मार्मिकता वगैरह को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कविता का संबंध मनोरंजन से क्या है, कविता का संबंध कल्पना या भावना से क्या है, कविता का संबंध सौंदर्य से क्या है, और कविता किस प्रकार से मनुष्यता को उच्च भूमि में ला करके खड़ा करती है, ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो कविता जो है लास्ट टाइम जो हम लोग पढ़े थे, तो अभी की क्लास में हम लोग बात करेंगे कविता और मनुष्यता की उच्च भूमि। ये मनुष्यता की उच्च भूमि से जोड़ करके और कविता को समझाने का प्रयास रामचंद्र शुक्ल कर रहे हैं। तो आप यदि नोट करते होंगे तो नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको समझाते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि हम हेडिंग डालते हैं। हम पढ़ा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल की मनुष्यता की उच्च भूमि। मनुष्यता की उच्च भूमि ये हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा। एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक है मनुष्यता की उच्च भूमि। अब जो है मनुष्यता की उच्च भूमि का कविता से क्या लेना देना है। तो मनुष्यता की जो उच्च भूमि है, मनुष्यता की उच्च भूमि, पहले तो ये समझिए कि ये क्या चीज है। मनुष्यता की उच्च भूमि ये क्या है। तो मनुष्यता की उच्च भूमि मतलब इंसान का इंसानियत, इंसान का इंसानियत जो है वो कैसे स्पष्ट होगा, कैसे जगेगा, है ना। तो उन्होंने कहा है कि कविता ही वह माध्यम है या वह साधन है जिससे इंसान की इंसानियत जग सकती है, इंसान की इंसानियत जग सकती है। तो मनुष्यता की उच्च भूमि मतलब इंसान जानवर तो है नहीं। और इस टॉपिक में ये कह रहे हैं, ये वाले टॉपिक में मनुष्यता की उच्च भूमि वाले में, कि इंसान जो होता है वो ज्ञान का प्रसार कर चुका है सभ्यता के विकास के साथ। और जब ज्ञान का प्रसार किया है तो उसकी कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं या जो भाव हैं वो भी क्या हुए हैं, प्रसारित हुए हैं। और इस भावना या भाव के प्रसार होने के साथ साथ कविता जो है वो कविता इसी भाव को, इसी भावना को जगाने का काम करती है। तो कविता, अच्छा अब ये ज्ञान का प्रसार हुआ, भावना का भी प्रसार हुआ। अब इसमें कई बार लोग भाव शून्य भी हो गए हैं। भावना का प्रसार तो हुआ लेकिन कई बार लोग भाव शून्य हो गए हैं। जैसे में एक शब्द देते हैं अर्थ पिचास, कृपण, एक शब्द देते हैं अर्थ पिचास कृपण। कृपण माने कंजूस होता है,
अर्थ पिचास का मतलब कि जो पैसा का ऐसा भूख लगा है कि कहां से लूट के ले लाए, उसका कोई गारंटी नहीं है कहां से लूटेगा। तो अर्थ पिचास कृपण जो होता है, न उसमें दया है, न क्रोध है, न मोह है, न करुणा है, सब कुछ को तिलांजलि दे दिया, बस उसको हाय पैसा है पैसा। तो अर्थ पिचास जो कृपण है, या उसकी भांति यदि कोई इंसान हो गया है, जो एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह बस पैसा कमाने को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो वैसे व्यक्ति का जो भाव शून्य हो गया है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, उसका आत्मविश्वास, आत्म गौरव से कोई लेना देना नहीं है। एक रहीम वो दोहा लिखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष सुन। तो क्या पानी का मतलब, यहाँ कई बार पानी आए हैं, तो पानी का मतलब यही है कि ये दूसरे अर्थों में यदि लिया जाए तो, कि यदि पानी नहीं रहेगा, एक तो नॉर्मल अर्थ तो ये हो जाएगा कि पानी को, जो जल होता है जल, उसको आप रखिए और जल खत्म हो जाएगा तो क्या मोती आप चुनिएगा, एक तो ये नॉर्मल अर्थ निकलता है, पानी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पानी के लिए वो थोड़ी लिखेंगे, वो लिख रहे थे पानी का मतलब कि आपका जो मिजाज है, आपका जो स्वाभिमान है, आपका जो जो एक कह सकते हैं कि जो आपके विचारों में धार है, उसको आप पजा करके रखिए, रहीमन पानी रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई कुछ कह दे, आप सड़क से चलिए तो एक ओज होना चाहिए, एक 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 तेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ना मान है, ना स्वाभिमान है, कुछ नहीं है। अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान तो होना चाहिए। तो उसी प्रकार से अर्थ अर्थ पिचास जो कृपण व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं करना है, न उसको किसी प्रकार की जिंदगी में कोई न क्रोध भी नहीं है। अब क्रोध नहीं है तब तो कहिएगा कि अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको कह रहा है कि उससे हमको क्या लेना देना है। आप समझिए, यदि कहीं पर कोई घटना घट रही है, कोई गंदा काम हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, समाज के साथ कुछ अहित हो रहा है, तो उसमें आपको बोलना चाहिए ना, आपको गुस्सा आना चाहिए ना। आपको गुस्सा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि या हमको गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमको उससे क्या लेना देना है, हम तब उसके चक्कर में पड़ेंगे तो हम दो पैसा जो कमाने वाले हैं वो पैसा हमको नहीं आ पाएगा, तो हमको पैसा कमाना है, उसको जो करना है करते रहने देते हैं। तो इस चक्कर में जो अर्थ पिचास कृपण होता है, कृपण माने कंजूस होता है, बार बार कह रहा हूं, तो अर्थ पिचास जो कृपण होता है, कंजूस व्यक्ति होता है, जो पैसा के लिए सिर्फ भूत सवार है, तो वैसे व्यक्ति को भी जगाने का काम जो है वो कविता ही करती है, और उसमें भावना विकसित करती है, और वो भाव रहेगा। अब देखिएगा, शुरू में ही कहा गया है कि कविता जो है वो हृदय को मुक्त करता है ना, हृदय को मुक्तावस्था में लाती है कविता। और यदि हृदय हमारा मुक्त हो जाएगा, हृदय हमारा मुक्त होगा, तो हम क्या करेंगे कि वास्तविक रस की अनुभूति कर पाएंगे, यानी आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे। और हृदय मुक्त हो जाएगा तो हमारा जो तदात्मीकरण है विश्व के साथ वो हो पाएगा। और एकात्मक जो स्वरूप है हमारा, एकात्मक नहीं, एकांतिक स्वरूप जो हमारा है, यानी हम एकांत खोजते हैं, तो वो हम खत्म हो जाएगा। हमारा जो स्वतंत्र, जो व्यक्तिगत अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, और दुनिया के साथ तदात्मीकरण हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जुड़ाव हो जाएगा, और दुनिया के सुख दुख को अपना सुख दुख मानने लगेंगे। और हमारी जो मनुष्यता की जो कह सकते हैं कि जो भूमि है वो बहुत उच्च हो जाएगी। तो मनुष्यता की उच्च भूमि का संबंध कविता से है। यदि कोई इंसान की इंसानियत मर गई है तो कविता ही वह चीज है जो उसको क्या कर सकता है कि प्रकृत अवस्था में ले जा सकता है, प्रकृति से जोड़ेगा। देखिएगा, प्रकृति से जोड़ना, प्रकृति का मतलब जो आदि स्वरूप है इंसानों का, उसमें ले जाना। आज क्या है, आज से मात्र छोड़ दो 1000 साल नहीं पहले जाना है, आज से मात्र हम लोग चलिए मात्र 20 साल 25 साल पहले चलिए, 20-25 साल, और गांव में आप जरा देखिए, याद करिए कि क्या होता था। यदि आप 30-35-40 साल के व्यक्ति हैं, 35 साल 40 साल 42 साल के व्यक्ति हैं,
तो आप रियलाइज करिए, 25 साल पहले वाला तो याद आता होगा, गांव में तो जाते होंगे, तो गांव में ऐसे लोग पहले भी पैसा कमाते थे, लेकिन आज की तरह पैसे कमाने की और शो ऑफ करने की, अपना दिखावा करने की, कि देखिए मेरे पास ये है। किसी के यहाँ जाइए तो आपको महंगा महंगा कप में चाय पिलाएगा, भले वो कर्जा में डूबल है, लेकिन महंगा महंगा कप में चाय पिलाएगा, बढ़िया पलंग पे बैठा देगा, है ना, टीवी बड़का गो के खोल देगा। तब उससे आप रियलाइज कर लीजिएगा, समझ रहे बात के, कि हाँ है, कुछ दम है। तो ये जो पैसा, अब उसी दिखावा के लिए वो पैसा लूटता है जहां तहां से, बात समझिए। तो ये जो अर्थ पिचास की जो भांति, तो इसमें इंसानियत मर जाती है। अर्थ पिचास कृपण शब्द उन्होंने यूज किया है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है कि जब इस प्रकार का भी आदमी क्या होता है, और उसको कहा है अर्थ पिचास कृपण को उन्होंने कहा है भयावह रोग। और ये पूछते हैं कि क्या यह भयावह रोग समाप्त होगा क्या, इसकी क्या कोई दवा है क्या, इस खतरनाक रोग की? यदि जिसको इस प्रकार का लत लग गया है, खाली हाय पैसा हाय धन हाय धन, तो क्या उस भयावह रोग को समाप्त किया जा सकता है क्या, उसकी कोई दवा है? तो हाँ, है ना दवा। क्या दवा है? कविता। यदि वो कविता सुनेगा, कविता का आप पाठ करिएगा उसके सामने, तो कविता से वो प्रकृति से जुड़ेगा। प्रकृति माने आदि स्वरूप, मतलब जो पुराना जो जमाना था, कम से कम 100 साल मत पीछे जाओ, मात्र 25 साल पीछे भी इंसान चला जाए तो उसको आनंद और रस की अनुभूति होगी। आज जितना सुसाइड बढ़ा है, जितना लोगों के पास पैसा बढ़ा है, उससे ज्यादा सुसाइड बढ़ा है। लोगों के बाल बच्चे जितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उतना ही ज्यादा जो है वो मतलबी होते जा रहे हैं। पैसा तो जरूर कमा रहे हैं, लेकिन बाकी चाचा चाची दादा दादी फुआ फूफा को तो छोड़ दीजिए, सगे संबंधी को तो छोड़ दीजिए, अपने माई बाप को भी भूला जा रहा है। तो ये अर्थ पिचास कृपण, इसके लिए शब्द दिया है, और इसको इन्होंने भयावह बीमारी कहा है, और इस भयावह बीमारी का इलाज बताया हुआ है कविता। तो मनुष्यता की उच्च भूमि पर ले जाने का एक ही मात्र साधन है, उसका नाम है कविता। तो मनुष्यता की उच्च भूमि का मतलब कि जहां क्रोध आना चाहिए वहां आवे, जहां करुणा झलकना चाहिए वहां झलके, जहां दया दिखाना चाहिए वहां दया उमड़े। तो ये भाव शून्य जो इंसान हो गया है, उसमें भावना कैसे आएगी? कविता के कारण। तो यही बात है कि मनुष्यता की उच्च भूमि का संबंध डायरेक्टली कविता से है। प्रकृत अवस्था में मनुष्य को ले जाना है कविता के माध्यम से। प्रकृति का मतलब आदि स्वरूप, आदि 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 स्वरूप, मतलब जो वह पुरातन अवस्था जिसमें लोग बहुत ही निश्चल निष्कपट हुआ करते थे, एक दूसरे का कोऑपरेट करते थे और आगे बढ़ते थे, उस अवस्था में ले जाने के लिए आपको कविता की जबरदस्त आवश्यकता पड़ेगी। मनुष्यता की उच्च भूमि का संबंध इसी से है। 2-4 लाइन जो हमने कहा है उसी को हम 2-4 लाइन लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ाएगा मामला। तो हम 2-4 लाइन लिखते हैं बस। आपको सबसे पहले तो कि कविता, वो कहते हैं कि कविता बराबर लिख दे, कविता ही क्या करता है, हृदय, हृदय को क्या करता है, प्रकृत अवस्था या दशा में लाती है। एक लाइन तो उन्होंने ये बात को कहा है, कविता ही लाती है। प्लस में क्या करती है, प्लस में एक और बात, तो आपको ये याद रखना है कि प्रकृत दशा में लाने वाली जो चीज है, प्रकृत दशा का मतलब क्या, प्राकृतिक दशा नहीं, प्रकृत का मतलब आदि। अब आदि माने पुराना, अब पुराना का मतलब वही जो खटोला पर सब बिछा के सूखता था पहले और एक दूसरे से बातचीत करता था, बहुत ही समरसता थी, एक रस का संचार होता था, आनंद करुणा दया मोह सब था, झलकता था, है ना, प्रेम का रस टपकता था, वो खत्म हुआ। अर्थ कृपण, अर्थ पिचास कृपण दशा में चला गया इंसान, हाय पैसा करने लगा। आप पढ़िएगा तो आपको अर्थ कृपण पिचास मिलेगा, और ये लाइन भी मिल जाएगा, ये वाले में हमने आपको पीडीएफ भी भेजा हुआ है, मनुष्यता की उच्च भूमि वाले में पढ़िएगा कि कविता ही है जो क्या करेगा, है जो कविता ही है जो हमारे हृदय को प्रकृत दशा में क्या करता है, लाता है ना, लाती है। और एक और चीज है, और क्या करेगा, और कविता से क्या होगा, और हृदय का जो है, हृदय का प्रसार भी जो है कविता के माध्यम से होता है। तो हृदय का प्रसार जो है वो कविता के माध्यम से होगा। हृदय हमारा बड़ा होगा, कलेजा जिसको कहते हैं,
वो बड़ा हो सकता है और यह क्या करेगा कि हृदय का प्रसार करके मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर ये ले आएगा, मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर। तो मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर कौन लाएगा? कविता लाएगा। मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर कौन लाएगा? कविता लाएगा। मनुष्यता की उच्च भूमि की ओर कौन लाएगा? कविता लाएगा। और कैसे आएगा? और ये कविता कैसे लाएगा? प्रकृत दशा में ये हम लोगों को ले चलेगा। प्रकृत दशा का मतलब वही पुराना आनंद। तो ये कविता से हम लोग जुड़ पाएंगे अपने पुराने वाले जो प्रकृत दशा था, हम लोगों का आदि स्वरूप था, हमारे जो पूर्वज जिस प्रकार से जीते थे उस प्रकार से। और उसके लिए जरूरी है, और उससे क्या होगा, जब प्रकृत दशा में चले जाएंगे तो हमारा हृदय का प्रसार हो जाएगा फिर से, और उसके बाद हम मनुष्यता की उच्च भूमि में हम लोग चल पड़ेंगे। तो मनुष्यता की उच्च भूमि के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कविता है। दूसरा लाइन जो आपको मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, वो दूसरा लाइन ये हो सकता है, दूसरा लाइन ये हो सकता है कि कविता, ये कहते हैं कि यदि कविता है, कविता है तो कविता है तो भावयोग है, भावयोग है। यदि कविता नहीं है तो भावयोग नहीं है। और यदि यदि भावयोग है, कविता है तो क्या है? भावयोग है। भावयोग क्या होता है? कविता से फीलिंग आता है, फीलिंग। कविता से क्या आता है? फीलिंग आता है। अब भाव योग को शुरुआत में ही बताया गया है कि भाव योग कर्म योग के क्या और ज्ञान योग के बराबर माना गया है। भाव योग किसके बराबर माना गया है? कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर माना गया है। भाव योग किसके बराबर माना गया है? कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर माना गया है। तो यदि भाव योग आएगा, कविता है तो क्या है? भाव योग है, मतलब फीलिंग आएगा। और यदि फीलिंग आएगा तो फिर क्या होगा? तो यदि फीलिंग आएगा तो एक लाइन लिख दे रहा हूं कि यदि भाव योग आएगा, मान लीजिए कि यदि भाव योग आएगा तो क्या होगा? तो यदि भाव योग आएगा, ध्यान से समझिएगा, तो भाव योग से क्या होगा? तो भाव योग से ही मनुष्य संपूर्ण जगत से क्या कर पाएगा? जुड़ पाएगा, यानी तदात्मीकरण कर पाएगा, तदात्मीकरण कर पाएगा। ये आपको जानना है कि यदि हमारे पास भाव नहीं है तो आप जुड़ नहीं पाइएगा। जगत से जुड़ने का एक ही उपाय है, संसार से जुड़ने का एक उपाय है, वो है भाव योग। और भाव योग को पहले ही रामचंद्र शुक्ल ने कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर बताया है। अब ये सर भाव योग क्या है? अरे भैया, भाव योग जो है ना, वो आप समझिए कि भाव अचानक से आप में नहीं उत्पन्न हो जाएगा। जो भाव शून्य आदमी हो गया है, बहुत कठोर हृदय का हो गया है, वो ऐसा नहीं कि अचानक से बदलाव हो जाएगा, फिल्म नहीं चल रहा है। और जो जिसकी भावना पहले से परिमार्जित हो रही है, अच्छे संस्कारों में रह रहा है, अच्छे घरों में, जैसे मान लीजिए हमारे घर के आपके घर के बच्चे हैं, तो आप पढ़े लिखे होशियार व्यक्ति हैं, तो आप बताते हैं कि बेटा दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए, दूसरे को मारना नहीं चाहिए। तो आपके बच्चे एक अच्छे संस्कार ले रहे हैं, वो एक प्रकार का एक्सरसाइज है, एक प्रकार का वो योग है। तो भावना का वो योग सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो भाव उनमें आ रहा है। तो ये भावना, अच्छी अच्छी भावना, इससे वो एक अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनेंगे। और यदि किसी में ये भावना है, ये नहीं है, तो यदि किसी में ये भावना नहीं है तो फिर कविता के माध्यम से उसमें ये भाव लाया जा सकता है। और भाव योग कोई कर्म योग और ज्ञान योग से कम नहीं है। मतलब यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है, कई बार फिल्मों में दिखाता है, बेटा फिल्म आप देख रहे हैं अनिल कपूर का, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, माधुरी दीक्षित उसकी वाइफ है, अब उसकी सौतेली मां है, उसके साथ गेम खेल रही है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अंततः
उसी व्यक्ति की, उसी बेटे की जीत होती है। फाइनली वो जिंदगी का जंग जीत जाता है, क्योंकि उसके पास भाव योग था, भाव अच्छे थे उसके पास, ज्ञान नहीं था, ज्ञान योग नहीं था। तो भाव योग को ज्ञान योग और कर्म योग से कम नहीं आका गया है। आपके पास कुछ नहीं है, एक अच्छा भाव है, फीलिंग है ना, तब भी आप एक बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। भाव तो बहुत जरूरी है। और भाव, अब जैसे एक है कि बहुत भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे योग को कर्म योग और ज्ञान योग के बराबर माना गया है। तो भगवान को आप 3 विधि हो सकता है प्राप्त करने का, लोग बताते हैं। एक तो है कि आप सत्य की खोज में निकलिए, मतलब ज्ञान प्राप्त करिए, इसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है, ज्ञान योग आप कह सकते हैं। और ज्ञान एक दिन में प्राप्त होगा नहीं, जैसे गौतम बुद्ध कर रहे थे वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो ये ज्ञान मार्ग, ये ज्ञान योग है, ज्ञान प्राप्ति के लिए योग। अच्छा, दूसरा है कि आप कर्म योग के माध्यम से भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, कैवल्य या निर्वाण की आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कर्म योग जो होता है, ये अच्छे अच्छे सुकर्मों से होता है, अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। तो मान लीजिए कि ना मेरे पास नॉलेज है, गौतम बुद्ध के जैसा हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए हैं, और ना हम कोई बहुत अच्छा काम ही आज तक कर पाए हैं, दोनों में से नदारत है दोनों। तो मेरे पास क्या है? तो मेरे पास माँ है नहीं, मेरे पास क्या है? तो मेरे पास जो है, मेरे पास भाव योग है, भाव है, कर्म योग नहीं है, कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, भाव है। तो भाव योग को इसीलिए कर्म योग, भाव फीलिंग से आप क्या करते हैं, आप अपने अपने उपासक की उपासना भावना से बहुत ही बेहतरीन भावना के साथ करते हैं, तो भगवान भक्त की बात सुनते हैं और उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भाव योग को इंपोर्टेंट माना गया है। हो तो भाव योग, अब भाव योग कैसे जगेगा? कविता के माध्यम से। तो कविता भावना को जगाने में, भाव योग को बनाने में मदद करती है। और जब भाव योग आ जाएगा तो दुनिया का सब काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आपका आप दुनिया के कर्मशील से कर्मशील व्यक्ति के साथ टक्कर ले सकते हैं, आप ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति के साथ टक्कर ले सकते हैं, बस भाव योग प्राप्त करके। और भाव योग कविता के माध्यम से आपको मिलेगा। तो यहां पर हमने लिख दिया कि भाव योग से ही मनुष्य संपूर्ण जगत के साथ क्या करता है, तदात्मीकरण करता है, यानी कनेक्ट हो पाता है अपनी भावनाओं से ही। तो है वो किसी का बच्चा है 3 साल का, तो वो बच्चा है, मेरा नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चे की तरह उसको मानेंगे, समझेंगे, तो फिर वो हम क्या कनेक्ट हो जाते हैं, बच्चे से तो कनेक्ट हो पाते हैं। ये हमारे में इन भगवान ने ऐसा बनाया है जनरली। लेकिन हम लोग क्या पशुओं से कनेक्ट हो पाते हैं? क्या क्या हम लोग जैसे उन्होंने लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने कि एक बंदर को उस बंदरिया का सौंदर्य ही पसंद आता होगा, एक बंदर को बंदरिया का ही सौंदर्य समझ में आता होगा, उसको बंदरिया खूबसूरत लगती होगी। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं, हमारा ज्ञान और भाव इतना विकसित हो गया है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी बंदरिया मतलब कि ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ इंसानों की के सौंदर्य या भावनाओं को समझ सकता है, जानवरों के, पशु पक्षी पेड़ पौधों की भावनाओं को भी महसूस करने के लिए सोचने लगता है। तो इंसान के पास इतना बड़ा भाव संसार है। तो इंसान का भाव देखो, चूंकि जानवरों से पशुओं की तुलना में इंसानों का ज्ञान का प्रसार अधिक हुआ है, और ज्ञान के प्रसार के कारण भाव का प्रसार भी अधिक हुआ है। इसलिए इंसानों का ज्ञान और भाव का प्रसार पशुओं और दुनिया के सभी जीवों से अधिक हुआ है। और जब भाव का प्रसार अधिक हुआ है तो फिर कविता का संबंध भी ये भावना के साथ, जितना ज्यादा भाव उतना ही भयंकर कविता होनी चाहिए, उन सभी भावनाओं को जगाने के लिए। बहुत ऐसे इंसान हैं जो जानवरों को लेकर के भी बहुत परेशान है, न केवल इंसान को लेकर के, जानवरों को लेकर के भी बहुत परेशान होते हैं। आप देखते होंगे कोई टाइगर, हाथी का संरक्षक होता है, कोई कुत्ता बिल्ली को लेकर के घुमाते चलता है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो इंसानों का जो भाव है वो बाकी जानवरों और ये से अलग है, ज्यादा है। तो ये चीज आपको पहले भी बता दिए। अब जैसे मान लीजिए कविता है, क्या चीज है? कविता है। तो यदि कविता है, मान लीजिए कि जैसे मैं लिख रहा हूं कि कविता है, क्या है सर? कविता है। तो यदि कविता है
तो कविता क्या करती है? तो कविता मुक्त हृदय, हमें हमें क्या करती है? हमारे हृदय को क्या कर देती है? मुक्त मुक्त कर देती है, हृदय को मुक्त अवस्था में लाती है। अच्छा, यदि कविता हृदय को मुक्त अवस्था में लाती है तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा कि उससे क्या होगा, जब हमारा हृदय मुक्त हो जाएगा तो उससे वो हृदय जब मुक्त हो जाएगा, तो ये हृदय जब मुक्त हो जाएगा, हृदय जब मुक्त हो जाएगा तो उससे हमारा भाव योग उत्पन्न होगा, मतलब हमारे अंदर भावना विकसित होगी। ध्यान समझिएगा, कविता का क्या रोल है जिंदगी में? कविता है, कविता है तो हृदय हमारा मुक्त हो गया, ये बात समझ रहे होंगे। ओहो हो, कविता है तो हमारा हृदय क्या हो गया? मुक्त हो गया। अब जब हृदय मुक्त हो गया तो फिर क्या है कि हम हमारे अंदर भावना आएगी। ओहो हो, कविता जब सुनोगे ना तब प्रकृत दशा से जुड़ जाओगे, कनेक्ट हो जाओगे। और जब प्रकृत दशा से जुड़ जाओगे तो हृदय तुम्हारा क्या हो जाएगा? एकदम मुक्त हो जाएगा, एकदम बोझ हल्का हो जाएगा। कहीं ना आपको घर दूरा सूझेगा, न गाड़ी घोड़ा सूझेगा, न फ्रिज कूलर एसी सूझेगा, और न पैसा बैंक बैलेंस सूझेगा। कविता का पाठ करते समय आया सुनते समय आपका हृदय हो गया मुक्त, और मुक्त हो गया था, आप में आ गया भाव योग, आप में भावना का संचार होने लगा। अब जब भावना का संचार होगा तो क्या होगा? तो जब भावना का संचार होगा, जब भावना का संचार होगा, जब भावना का संचार होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसको मैं कनेक्ट करा रहा हूं। जब भावना का संचार होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भावना का संचार होगा, इधर से आप करिएगा, तो फिर क्या होगा कि एकांकी, एकांकी भाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है या खत्म हो जाता है। एकांकी भाव क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा विश्व के साथ तदात्मीकरण। इसके बाद होगा विश्व के साथ तदात्मीकरण। फिर से समझिए, मैं लिख दे रहा हूं पहले, विश्व के साथ तदात्मीकरण, विश्व के साथ तदात्मीकरण। विश्व से तदात्मीकरण, विश्व से तदात्मीकरण। अब ये इसमें कई चीज हो गया, 1 2 3 4 5, ये पांचों को आप कनेक्ट करिए तब आप समझ पाएंगे। बात समझिए, आप कविता सुन रहे हैं, कविता का क्या काम है? तो कविता हृदय को मुक्त करती है। यहां तक तो क्लियर है कि हृदय को मुक्त करती है। यदि आपका हृदय मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो क्या होगा कि आप में भाव योग उत्पन्न होगा। और यदि भाव योग उत्पन्न होगा तो आपका जो एकांकी भाव है, यानी दुनिया से अलग थलग, स्वार्थी, एक जो स्वार्थी वाला जो भाव होता है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। भाई, मेरे भाई, हृदय मुक्त हो जाएगा, अब भाव भावना जग जाएगा, दया मोह करुणा सब आ जाएगा। तो नहीं, ये आपका जो दुनिया से जो आप अलग समझते होंगे, आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अब दुनिया आपका आपका एकांकी भाव खत्म हो जाएगा। अब एकांकी भाव खत्म हो जाएगा तब विश्व के साथ आपका क्या हो जाएगा? जुड़ाव हो जाएगा। तदात्मीकरण का मतलब कि जुड़ जाना, एक तार दूसरे तार के साथ जुड़ता है तो उसी को तदात्मीकरण कर दिया, तो ये जुड़ा। तो ये 5 चीज का आप समझिए। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि कविता मैंने मजाक नहीं, कविता का मतलब कि आपको विश्व से जोड़ देगा। आपका जो हृदय जो जकड़ गया है पैसा कौड़ी के चक्कर में, और जो आप भाव शून्य हो गए हैं, और आप जो एकांत एकांत में रहना चाहते हैं, तो उस सब को आपको हटा करके, जाली को साफ करके, गंदगी को, और आपको वर्ल्ड के साथ क्या कर देगा? कनेक्ट कर देगा। ये होता है कविता। तो कविता हुआ कि नहीं मनुष्यता की उच्च भूमि के साथ संबंधित? मनुष्यता की उच्च भूमि माने आपको बहुत अपर लेवल पर ले जाएगा इंसानियत का। तो ये क्या ले जाएगा? कविता ले जाएगा। ये बात समझे कि नहीं? इंसानियत के उच्च भूमि पर ले जाने का काम किसका हो जाएगा? कविता का हो जाएगा। हमको लगता है कि ये बात आप समझे होंगे, ई वाला, इसको हम, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप कुछ समझिए चाहे ना समझिए, खाली ई वाला बात यदि आप समझ जाते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर दिए, खाली ई वाला बात समझ जाते हैं तो आपका काम जो है सो हो जाएगा। आधा से अधिक आपका काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि अब जैसे ये सब चीज तो यद्यपि मैं बता चुका हूं, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि ज्ञान क्षेत्र जो होता है, ज्ञान क्षेत्र क्या हो गया है? हमारा बड़ा हो गया। तो ज्ञान क्षेत्र बड़ा हो गया है तो उसके कारण हमारा क्या हो गया है? हमारा भाव क्षेत्र भी जो है, भाव क्षेत्र भी जो है वो क्या हो गया? भाव क्षेत्र भी बड़ा हो गया है। ये तो आप पहले से भी जानते हैं। और जब ये दोनों, जब ज्ञान क्षेत्र के कारण भाव क्षेत्र बड़ा हो गया है,
किंतु होता क्या है, किंतु, किंतु में आ जाना है, किंतु, किंतु होता क्या है, किंतु होता क्या है, होता ये है कि एक शब्द है जिसका नाम है अर्थ, हम पहले इसको बता चुके हैं, अर्थ पिचास कृपण, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। अर्थ पिचास कृपण का मतलब कि धन चूसने वाला, कहीं से भी चूस करके ले लाएगा, अर्थ पिचास। और कृपण माने कंजूस होता है, मतलब अपना एक बार धन कहीं से चूस लेगा, देना नहीं चाहेगा, तो कहीं से चूस के लाएगा। तो कहता है कि देखो ज्ञान क्षेत्र बड़ा हुआ है तो भाव क्षेत्र भी बड़ा हो गया है। मतलब पशुओं की तुलना में बाकी दुनिया के कोई भी जीव है उसकी तुलना में भाव तो बड़ा है ही है, इंसान का होता ही है। लेकिन यदि भाव मर गया है तब, भाव दब गया है तब, भाव भाव अविच्छिन्न, भाव भाव विच्छिन्न हो गया है तब, भाव अदृश्य हो गया है तब, भाव प्रच्छन्न हो गया है तब, प्रच्छन्न माने छुप गया है तब। तो भाव यदि छुप गया है, भाव तो इंसानों में बड़ा होता ही है, लेकिन यदि भाव प्रच्छन्नित हो गया है, छुप गया है, अदृश्य हो गया है, तब भावना को जगाना भी तो पड़ेगा। उस कवच जो गंदगी छुप ऊपर से हो गया है, किसका किसका चीज, किस चीज का गंदगी, अर्थ पिचास कृपण। हम पैसा चूसना जानते हैं, अब एक बार बैंक में आ गया तो एक रुपया केकरो देंगे नहीं। तो इस प्रकार का माइंड सेट जो विकसित हो जाता है, तो हम लोग बस खाली पैसा है, पैसा है, पैसा। तो इसके चक्कर में क्या हो जाता है, इसके तो ये अर्थ पिचास जो होता है कृपण, वो क्या करता है कि अर्थ का उसको क्या हो जाता है, अर्थ का क्या हो जाता है, यानी पैसा का, अर्थ माने पृथ्वी नहीं, अर्थ का क्या हो जाता है, लोभ हो जाता है। और अर्थ के लोभ में जो है, अर्थ के लोभ में वो क्या हो जाता है, वशीभूत हो जाता है। और वशीभूत होकर के क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, वशीभूत होकर के क्या करता है, क्या करता है। तो ये जो इसका जो दया है, यानी जो भावना है, क्रोध है, इवन की श्रद्धा है, श्रद्धा, श्रद्धा है, या फिर भक्ति है, जिसकी चर्चा हम लोग श्रद्धा भक्ति आदि की पहले कर चुके हैं, से क्या हो जाता है, परे हो जाता है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हो करके क्या होता है, हो करके क्या कर जाता है, हो करके क्या कर देगा, मार्मिकता, मार्मिकता को क्या कर देगा, मार्मिकता, मार्मिकता, मार्मिकता को भूल जाता है, भूला जाता है। अब ये मार्मिक इसमें है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि हाय पैसा है, पैसा कर रहा है। तो जो खाली हाय पैसा है, पैसा कर रहा है, उसको जो है उसमें मार्मिकता खत्म हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति हाय पैसा कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति हाय पैसा कर रहा है, तो उसका जो मार्मिक स्वरूप है आप नहीं देख पाइएगा। वो बड़ा बड़ा पत्थर दिल होता है, और उसको जहां से भी पैसा हो तो उसमें कोई दया क्रोध श्रद्धा, माने जहां पर ओरिजिनल में गुस्सा करना है वो नहीं, वो आत्म गौरव, आत्म अभिमान, आत्म स्वाभिमान, आत्म आत्म जो भी अपने से जुड़ा होता है, वो सब को क्या कर देता है, वो भूल जाता है। तो इसके चक्कर में तो आपको क्या है, तो देखिए ये बात तो सही है कि ज्ञान क्षेत्र से ज्ञान क्षेत्र बड़ा हुआ है, तो भाव क्षेत्र भी हम लोगों का बड़ा हुआ है। लेकिन होता यह है कि किंतु क्या होता है कि अर्थ पिचास कृपण जो होते हैं, वो अर्थ लोभ में वशीभूत हो जाते हैं, पैसा में, और दया क्रोध श्रद्धा भक्ति से परे हो जाते हैं, और मार्मिकता को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। यहां तक मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा। तो अब इस ई क्या है, इसको कह रहे हैं कि ई जो अर्थ पिचास जो कृपण है, ये कोई मामूली चीज नहीं है, एक प्रकार का भयावह बीमारी है। तो ये ऊपर वाले को क्या करें, भयावह बीमारी है, और ये बीमारी कैसे दूर होगा, तो कविता से दूर होगा। केकरा से दूर होगा, कविता से दूर होगा। बस ये सिंपल। तो इस स्लाइड में मनुष्यता की उच्च भूमि में बस यही वो कहना चाह रहे थे, तो इसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं, एक लाइन में लिखता हूं कि ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये सब जो है महाभयानक बीमारी है, महाभयानक, भयानक मानसिक रोग है। अब आपको प्रश्न आएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 कविता क्या है निबंध में महाभयानक रोग की संज्ञा किसे दी है। तो महाभयानक रोग वही जो हाय पैसा करता है, अर्थ पिचास कृपण को,
अब धरते धरते हालत खराब हो जाएगा, पकड़ते पकड़ते, बढ़िया से नहीं पढ़ने पर पकड़ते पकड़ते हालत खराब हो जाएगा। तो अर्थ पिशाच कृपण को उन्होंने महाभयानक मानसिक रोग कहा है। यानी जब अर्थ पिशाच कृपण के स्वरूप में आदमी चला जाता है इस स्थिति में, तो सब कुछ भूल करके खाली हाय पैसा करता है, और दया क्रोध माने जो मनोविकार होता है, जो भाव होता है, वो शून्य हो जाता है उसका। तो ये चीज है इस मानसिक बीमारी का। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज बीमारी है। वो कहते हैं कि लेकिन सबका एक इलाज, ये ऊपर जो है भाव शून्य हो गया है और उसका हो जाएगा सबका एक इलाज। तो उसका आंसर क्या होगा? कविता। तो उसका क्या है? कविता ही इलाज है, जिससे कि जो ये माया महाभयानक जो मानसिक रोग धर लिया है हाय पैसा वाला, वो कविता ही है जो हमको प्रकृत दशा में लाती है। प्रकृत दशा यहाँ देखो मैंने लिखा है, प्रकृत दशा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रकृत दशा का मतलब ये हो गया कि पुरनका दशा में ले चलेगा। पुरनका दशा का मतलब ये हो गया कि हम लोग खटोलवा पर जो सोते थे और बाकी लोग जो आपस में कैसे बात करते थे, नाना नानी, याद करिए वो क्या दौर था, कितनी समरसता थी लोगों में। आज कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है, और जाता भी है इसीलिए नहीं जाता है कि जाता है तो वो दिखाता है, वो तुरंत दिखाने लगेगा। आई वो हाल चाल नहीं पूछेगा, आपकी बच्ची कैसी है, तबीयत खराब था, आपका क्या चल रहा है, वो ये नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा आइए मेरा पूजा घर देखिए, मेरा सोफा देखिए, अभी हम देखिए ये हमने स्प्लेंडर प्लस लिया, अपाची खरीद लिया मेरा बेटा, ये देखिए सीढ़ी में हम टाइल्स लगवा दिए। मेरे भाई ये स्थिति हो गई इंसान की। तो ऐसे में भावना तो गया जो है सो, भावना शून्य हो गया इंसान। तो ये इसको इन्होंने भयानक, देखिए आज की बात नहीं है, 1941 में ये मरे हैं रामचंद्र शुक्ल। यानी जो भी कविता निबंध जो भी नौटंकी किए हैं 1940 के दशक से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय ये जानते थे कि इस प्रकार की स्थिति होने वाली है, और इन्होंने लिखा है। हर समाज में हर समय कुछ न कुछ तो कांड होते रह रहा है। पुराने वाले को छोड़ के हम लोग नया वाला में एक बड़ा काबिल तो बन रहे हैं, लेकिन काबिल बन नहीं पा रहे। सच तो ये है, पुराने लोगों से तुलना करिए तो कोई काबिल नहीं है, कोई स्वस्थ नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई खुश नहीं है, कोई आनंददायी जीवन नहीं जी रहा है। बस भ्रम है कि हमारा पास इतना जमीन है, इतना जायदाद है, इतना घर है, शहर में घर है, जमीन है, गाड़ी है, घोड़ा है, कार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज ये हमारा हो गया। दूसरा हम लोग जो टॉपिक की बात करने वाले हैं, हेडिंग भी आप डाल सकते हैं कि कविता और भावना और कल्पना, भावना या कल्पना एक टॉपिक है, भावना या कल्पना। तो भावना या कल्पना आप हेडिंग डाल सकते हैं यदि आप लिखते होंगे तो, और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, भावना या कल्पना। आप हेडिंग डाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए भावना या कल्पना है, आपको दिखना चाहिए। हाँ, अब इसको इन्होंने कैसे डील किया है भावना या कल्पना को? तो देखिए भावना या कल्पना में ये चीज होता है कि बिना भावना या बिना कल्पना के कविता लिखाएगा। दो चीज होता है, एक एक को उन्होंने विधायक कहा है और एक को उन्होंने ग्राहक या ग्राह्य कहा है। कल्पना दो प्रकार से हो सकती है। एक, जैसे हम आपको मान लीजिए हम कवि हैं, तो हम कल्पना नहीं करेंगे तो कविता कैसे रचना होगी बिना कल्पना के? कोई नदी, झील, झरना, पोखर, तालाब, कोई भ्रष्टाचार पे कविता लिख रहा है, कोई नारी पे कविता लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मनन चिंतन तो करना ना पड़ेगा भाई, कल्पना तो करना पड़ेगा ना। और जब हम कल्पना करते हैं और कविता लिखते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं कल्पना करते हैं, तो ये कह रहे हैं ये देखो सब चीज में ये किए हैं। अब जैसे मनुष्यता की उच्च भूमि, ये तो पॉजिटिव कहे हैं कि मनुष्यता की उच्च भूमि में ला करके खड़ा कर देगी आपको कविता, ये तो अलग बात है। इसमें इन्होंने कहा है कि कल्पना या भावना एक साधन के रूप में कविता में है। यानी जो काव्य की रचना कर रहा है और वो यदि
कल्पना या भावना को तवज्जो नहीं दिया तो फिर उसका साधन यानी वो सही साधन, सही इंस्ट्रूमेंट, सही औजार का यूज नहीं किया। यानी एक जो कवि है वो तो कल्पना और भावना के बल पर ही कविता की रचना करता है, और एक जो पाठक है, पढ़ने वाला या सुनने वाला श्रोता, यदि उसके अंदर कल्पना भाव शून्य है, कल्पना नहीं कर सकता है, तब भी मामला गड़बड़ है। लेकिन उनका कहना है कि यूरोप में या भारत के भी कुछ लोगों ने, कवियों ने ऐसा कर दिया कि कल्पना को ही जो है वो मेन आधार बना दिया, खाली कल्पने का उड़ान उड़ा रहा है। तो कहा कि ये गलत है। कल्पना एक साधन है, कल्पना साध्य नहीं है। कल्पना के उड़ान में ही उड़ते रहिएगा तो ओरिजिनल बात कब कहिएगा? कल्पना तो कल्पना होता है, सपना होता है, तो खाली खाली समझ लीजिए नहीं, कल्पना के उड़ान में उड़ाए तो नहीं। तो कल्पना एक क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। साध्य का मतलब टारगेट होता है, लक्ष्य होता है। तो हमारा लक्ष्य जो है वो सिर्फ कविता में कल्पना करना नहीं होता है, कविता में और कुछ है, और कुछ है। और मनोरंजन वाले हिस्से में कहें कि और कुछ है, बल्कि वही, और मनोरंजन के अलावा और कुछ है, और कुछ नहीं है, बल्कि सब कुछ वही है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं ये कह रहा हूं कि भावना, अब देखिए जैसे मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि भावना या कल्पना की बात करिएगा, पहले इसको अलग कर देते हैं, इधर वाला को एकदम मैच कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कहते हैं कि काव्य है, क्या है सर? काव्य है। ये एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए काव्य है, ध्यान से समझिएगा। तो काव्य जो है, तो काव्य का संबंध किससे होता है? तो काव्य का संबंध भाव योग से होता है। अब ये बात की है, ठीक बात है। और यदि काव्य का संबंध भाव योग से होता है तो भाव योग का संबंध जो है वो बताया जाता है कि ध्यान से होता है। किससे हो सकता है? ध्यान से होता है। और ध्यान का संबंध जो है, यदि ध्यान की बात करिएगा, ऐसे कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ध्यान है, तो ध्यान का जो संबंध बताया जाता है वो ध्यान करके हम किसी चीज की उपासना करते हैं। ध्यान समझिएगा, मैं लिख दे रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं, उपासना करते हैं। और उपासना के बाद ही जो है हम हमारे अंदर भावना आती है या कल्पना विकसित होती है। तो इसी से हमारे अंदर क्या होता है? कल्पना या भावना आती है। अब आप समझिएगा उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या लिख दिया, आप समझने का प्रयास करिएगा। उन्होंने कहा कि काव्य का मतलब कविता, कविता से क्या होता है? भाव आता है। भाव योग मतलब कविता, यदि आप कविता से जुड़ाव रख रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपका भावना का संचार होगा। भावना माने हृदय मुक्त हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया विचार आने लगेगा, ठीक है। भावना आप में आएगा, भावना उत्पन्न होगा। जब भाव आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, भाव योग आएगा तो जब बिना भावना के आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। और यदि ध्यान रहेगा, ध्यान, ध्यान का मतलब कि किसी चीज के लिए कॉन्सेंट्रेट होना, भावना है ये नहीं है तो ध्यान नहीं होगा। और यदि आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं, अटेंशन जिसको बोला जाता है साइकोलॉजी की भाषा में, तो आपको यदि ध्यान है किसी चीज का, ध्यान का मतलब कि आप कॉन्सेंट्रेट, ध्यान लगा के आदमी बैठता है ना, योग करता है, तो ध्यान। अब ध्यान जब आप करते हैं तो आप उसके बदौलत आप उपासना करते हैं। उपासना का उन्होंने डेफिनेशन बताया है कि उपासना और कुछ नहीं है, कोई यदि अमूर्त चीज है तो उसका हम मूर्त रूप अपने दिमाग में चिंतन करते हैं और उसको अपने समीप जो है वो महसूस कर पाते हैं, यही उपासना है और कुछ नहीं है। उपासना का उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि उपासना और कुछ नहीं है। उपासना है कि किसी भी चीज को हमको अपने पास महसूस कराना है, तो उसके बारे में हम क्या कर देते हैं कि बहुत ही ध्यान से बैठ जाते हैं कंसंट्रेशन के साथ। आप नौटंकी कर रहे हैं यहाँ और आप सोचेंगे कि भगवान का ध्यान लगा ले, तो नहीं हो पाएगा। भगवान का ध्यान करने के लिए लोग हिमालय में चले जाते हैं, हम लोग यहाँ डीजे बजा करके नाचते हैं और भगवान को खुश करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान का ध्यान नहीं हो सकता, इस प्रकार से उपासना नहीं होती है।
उपासना का आपको रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि उपासना का मतलब क्या। उपासना का मतलब कि उसका मूर्त स्वरूप हमारे सामीप्य जो है अनुभव हो, फील करें। भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं तो विष्णु हमारे सामने प्रकट हुए हो, मन में आ रहा है और हम उनके चरणों में है, तो ये उपासना कहलाता है। इसको हम लोग पूजा अर्चना भी कहते हैं। तो कहने का मतलब उपासना जो है, अब उपासना की पद्धति सबकी अलग अलग है। सबकी उपासना की पद्धति, कोई नमाज पढ़ता है, कोई मंदिर में जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि उपासना तो काव्य है। काव्य से क्या हो सकता है, भाव योग, भाव योग से ध्यान आएगा, अटेंशन आपका बढ़ेगा। अब अटेंशन होगा तो आप उपासना भी कर पाइएगा और उपासना करिएगा। उपासना का मतलब कि किसी भी जो आपका जो पूज्य, जो कह सकते हैं कि वस्तु या व्यक्ति या कोई कोई भी चीज है दुनिया का, और उसको यदि आप अपने समीप में महसूस करते हैं, यही उपासना है। तो उपासना उपासना से आप उसका मूर्त स्वरूप जो है अपने करीब में पाते हैं कि वो मेरे करीब है। मूर्त स्वरूप, मूर्त का मतलब कि उसका चित्र आपके दिमाग में आ रहा है, चल रहा है, तो ये उपासना हो गया। अब उपासना जब आप करिएगा तब वो तबे ना आपको कल्पना होगा। इसके बाद तब ये उपासना के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कल्पना है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट ये आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है, जो कविता होता है उसका संबंध कल्पना से होता है, कल्पना से होता है। उन्होंने ये बताया है, हमको लगता है कि आपको समझ में आएगा। एक लाइन में लिख रहा हूं, कहते हैं कि भक्ति के लिए जिस प्रकार से जरूरी होता है, कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्ति के लिए, वो एक लाइन उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से भक्ति के लिए आवश्यक किस चीज का है, आवश्यकता है ध्यान की। किसकी है, ध्यान की। ध्यान की, भक्ति के लिए जिस प्रकार से भक्ति के लिए आवश्यकता होती है ध्यान की, ध्यान की, उसी प्रकार से वो कहते हैं कि उसी प्रकार से, एक लाइन उन्होंने कहा है कि उसी प्रकार से, ये सवाल भी हो जाएगा कि भक्ति के लिए क्या उन्होंने आवश्यक बताया है। तो भक्ति के लिए आवश्यक ध्यान बता, उसी प्रकार से जो भावों के प्रवर्तन हेतु जरूरी है भावना। क्या जरूरी है सर, भावना जरूरी है या कल्पना जरूरी है। क्या जरूरी है सर, भावना जरूरी है, या फिर क्या जरूरी है सर, कल्पना जरूरी है। कल्पना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि उसी प्रकार से, जी देखिए, भक्ति के लिए क्या जरूरी है, ध्यान जरूरी है। भक्ति के लिए ध्यान, भाई भक्ति किसी की ऐसी हो जाएगी, किसी की कोई भक्ति करता है तो उस अपने जो इष्ट देव होगा, अपना इष्ट होगा जिसको पूजता है, उसका ध्यान लगाना ना पड़ेगा। तो ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, भक्ति कर रहा है किसी की, तो भक्ति के लिए ध्यान आवश्यक है। तो भक्ति के लिए ध्यान आवश्यक है, तो उसी प्रकार से ध्यान से समझिएगा। उसी प्रकार से एक शब्द उन्होंने कहा, भावों के प्रवर्तन। प्रवर्तन माने होता है उसको लागू करना, भावों को लागू करना, यानी भावों को आरोपित करना, भावों को उजागर करना, लाना, उसको भाव को भाव का कह सकते हैं कि एक तरंग उत्पन्न कराना। तो भाव आपके अंदर कैसे आएगा, भाव का प्रवर्तन कब होगा, तो भाव का वो भक्ति के लिए ध्यान जरूरी है। तो भाव को लागू कराने के लिए क्या जरूरी है, कल्पना जरूरी है। अब कहिएगा सर ये भाव और भावना में क्या अंतर है। ओ भाई, भाव है कि किसी के प्रति आप कैसा विचार रख रहे हैं, तो विचार कैसा आप रख रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है। भाव को यदि आप लाना चाहे, भाव को यदि आप अंदर में महसूस कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कल्पना करना पड़ेगा। यदि भावना को काट दें तो कल्पना से आप कनेक्ट कर लीजिए। यदि भाव को यदि आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना का संबंध किससे है, भावों के प्रवर्तन से है। तो एक सवाल यहां से यह भी बन जाएगा कि भक्ति का संबंध किससे होता है, ध्यान से होता है। यानी भक्ति के लिए क्या जरूरी है, ध्यान जरूरी है। तो भावों के प्रवर्तन के लिए क्या जरूरी है, तो भावों के प्रवर्तन के लिए जो है वो कल्पना या भावना आवश्यक होता है। भावना, तो भावना का ये महत्व है। नहीं तो भावना हो, कल्पना नहीं होगा तो भाव प्रवर्तित नहीं होगा, भावों का प्रवर्तन नहीं होगा, परिवर्तित नहीं, प्रवर्तित। प्रवर्तन का मतलब कि लागू होना होता है। प्रवर्तन माने लागू होना।
तो भाव या कह सकते हैं कि उसका उजागर होना, तो तभी उजागर होगा आपके अंदर, भाव तभी विकसित होगा जब जब आप कल्पना करिएगा। तो कल्पना का महत्व है। ओहो, कल्पना नहीं होगा यानी, अब कहिए कल्पना को हटाइए सर, तो कल्पना को हटा दीजिएगा। यदि कल्पना नहीं होगा या भावना नहीं होगा, तो कल्पना या भावना नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? कल्पना या भावना नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगा? तो फिर भावे नहीं आएगा, मनोविकारे नहीं उत्पन्न होगा, दया मोह प्रेम इससे कुछ अइबे नहीं करेगा। तो इसलिए हमको जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है सब? ये जरूरी होता है। एक लाइन वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कल्पना, कल्पना, तो कल्पना का जो संबंध होता है वो आप कह सकते हैं कि कल्पना काव्य का अनिवार्य लक्षण है। काव्य का अनिवार्य लक्षण है, अनिवार्य लक्षण, ये तो बहुत जरूरी सही बात है, ठीक है। प्लस उन्होंने यह भी कहा है कि कल्पना का मतलब मजाक नहीं। यदि यूरोप की बात करिएगा तो यूरोप के साहित्य में, साहित्य मीमांसा, मीमांसा में इसका क्या हुआ है कि इसका बहुत समर्थन हुआ है, मान इसका बहुत समर्थन, क्या प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग हुआ है बहुत ज्यादा। किसका? कल्पना का, कल्पना का, ये ऐसे तीर समझिए, कल्पना का बहुत भयंकर प्रयोग हुआ है। लेकिन कल्पना या भावना जो होता है, कल्पना या भावना जो होता है वो हमने आपको बता दिया है, मैं वही लिखने जा रहा हूं कि कल्पना या भावना का यूरोप में बहुत प्रयोग हुआ साहित्य में। लेकिन कल्पना या भावना ही साध्य नहीं हो सकते हैं। देखो उन्होंने बताया, मतलब क्या गजब आदमी है रामचंद्र शुक्ल, आप दिमाग लगाइएगा। वो ये कह रहे हैं कि कल्पना या भावना के बिना कविता में काम चलेगा ही नहीं चलेगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्ट कर दिए, काव्य को ध्यान से, ध्यान को उपासना से, उपासना को कल्पना या भावना से, वो सब जोड़ दिए, एक में जोड़ दिए। यानी कविता लिखना है तो कल्पना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कविता का संबंध भाव से है। अब भाव आएगा तब जब आप कल्पना करिएगा, ये अभी इसमें कहे हैं। ओहो, काव्य का संबंध किससे है? कविता का संबंध किससे है? भाव से है। और भाव का संबंध ध्यान उपासना से है, और ध्यान उपासना और भाव का संबंध किससे है? ये आपका जो है सो कल्पना से है। तो कहने का मतलब कल्पना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूरोप में कल्पना के आधार पर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, साहित्य का बड़ा रचना तगड़ा हुआ है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग यदि बात करिएगा तो कल्पना को ही साध्य बना लेना ये बहुत ही खराबी है। कल्पना को ही टारगेट बना लिएगा, अब खाली कल्पना हो रहा है, तो ये गलत है, ये अति हो गया। बस यही कहना चाह रहे हैं, इसमें यह बात कहबे की है। कल्पना या भावना में अब कुछ नहीं कहे हैं, बस कल्पना या भावना को कविता से कनेक्ट किए हैं कि बहुत जरूरी है कल्पना भावना। अब इसके बाद दूसर का बात इन्होंने ये कह दिया है कि अति कर दिया यूरोप वाला, अब कहीं कहीं जो है सो, तो ये बस बस इतने कि अति नहीं करना है, क्योंकि कल्पना या भावना एक साधन है, साध्य नहीं है, टारगेट नहीं है, बस ये कहे हैं। अब मनोरंजन और सौंदर्य के बारे में भी लगभग लगभग ये कहे हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं कि कल्पना, तब इन्होंने कहा है कि कल्पना या जो भावना है, भावना की प्रधानता, प्रधानता जो हम देख रहे हैं, इसको देख करके इन्होंने कहा कि ये यूरोप में, यूरोपीय साहित्य में इतना प्रयोग होने लगा है और कल्पना और भावना की प्रधानता है। लेकिन लेकिन इन्होंने कहा कि, लेकिन बात यह है, इन्होंने कहा जो हम कह दिए, किंतु इन्होंने कहा कि किंतु कल्पना जो है, कल्पना बराबर काव्य में, काव्य में अनिवार्य साधन है, न कि अनिवार्य साध्य। ये लाइन पर आप जो है सो जरूर जोर दीजिएगा। साधन का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, जिसका आप सहारा लेते हैं। अब जिसका सहारा लिए उसी को लक्ष्य बना दीजिए, ये ठीक बात नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ दूसरा है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि इसका जो है
ये जो कविता जो होता है वो अनिवार्य साधन है, न कि आपका जो है वो साध्य साध्य नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा है, कल्पना को इंपोर्टेंट माना है लेकिन साध्य नहीं कहा है। हमको लगता है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। उन्होंने कहा कि जो कवि होते हैं, उन्होंने कहा कि जो कवि होते हैं, उन्होंने कहा कि जो कवि होते हैं, कवि काव्य के मूर्त स्वरूप, मूर्त स्वरूप कभी 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 ज्यादा प्रस्तुत कर देते हैं, जो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, जो जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इस चीज को भी कहे कि कई बार ये होता है कि आदमी ये कभी कभी कविता लिखने वाले, इन्होंने इस चीज पर भी कहा है कि जो कविता लिखने वाले हैं वो, उनको विधायक कल्पना करने की जिम्मेदारी है, और जो कविता सुन रहा है उसको ग्राहक कल्पना करने की जिम्मेदारी है। तो जब विधायक कल्पना वो करवाते करते हैं तो करते करते इतना ज्यादा सूक्ष्मता से वर्णन कर देते हैं किसी भी चीज को, और मूर्त स्वरूप रखने का प्रयास करते हैं जिससे पढ़ने वाला को हाँ सब समझ में आ गया, अब कुछ है ये नहीं है एकरा में। तो कहने का मतलब कि पढ़ने वाला के लिए भी कुछ छोड़िएगा आनंद, वो एक बार सोचेगा हाँ ऐसा बात है ना, तब जा करके जो है उसको आनंद आएगा। आप सब कह दिए तो काहे का कविता, फिर कहानी कहो ना, फिर कहानी कह दो, कविता काहे कह रहे हो। कविता कहो तो कुछ उसको भी सोचने का अवसर दो। तो कल्पना वो कह रहे हैं कि एक तरफ से, इसका मतलब ये हो गया, उनका कहना है कि कल्पना एक तरफ से नहीं होनी चाहिए। कविता में कल्पना का बहुत महत्व है, कल्पना दोनों तरफ से होनी चाहिए, यानी कल्पना दो है, दो टाइप की होती है। एक जो कविता लिख रहा है वो विधायक कल्पना कर रहा है, विधायक एमएलए वाला विधायक, वो विधायक कल्पना करता है। और दूसरा जो जो कविता का पाठ कर रहा है, कविता सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, उसको भी कल्पना करने दीजिए, और उस कल्पना का जो है सो नाम रहेगा ग्राहक कल्पना। उसको ग्रहण करने दीजिए, उसको भी डिकोड करने दीजिए। आप ही सब तोड़ ताड़ के मोड़ चमोड़ के बता दीजिएगा, सब खीसे खत्म हो जाएगा, कविता का मजे सब किरकिरा दीजिएगा। तो कई बार लोग अति कर देते हैं, तो इस अति को बचा रहे हैं। यदि कल्पना तो है ये है, लेकिन कल्पना को आप साधन न बना करके जब आप साध्य बना देते हैं और मूर्त स्वरूप की ऐसी व्याख्या करते हैं, वो कहे हैं पहले कि काव्य में अर्थ अर्थ अर्थ, काव्य को अर्थ स्वरूप होने से ज्यादा ज्यादा बेहतर है कि वो बिंब स्वरूप वाला होना चाहिए। बिंब का मतलब छाया, छाया माने चित्र, चित्र का मतलब मूर्त रूप होना चाहिए काव्य को, वो पहले ही कह चुके हैं। मतलब काव्य जितना मूर्त स्वरूप वाला हो उतना तो ठीक है, लेकिन अब अति कर दीजिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हर एक चीज तो वही कह रहे हैं कि ये इसमें क्या होता है कि कवि काव्य के मूर्त स्वरूप कभी 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 ज्यादा प्रस्तुत कर देते हैं, जो क्या होता है, प्रस्तुत करता है जो जो ठीक नहीं है, जो ठीक नहीं है। वो आप नोट कर लीजिएगा, टोटल का टोटल लाइन नहीं लिख सकते हैं। अभी इसमें इन्होंने कहा, एक लाइन और लिख दे रहा हूं कि चूंकि कल्पना जो होता है वो कल्पना कितना प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार का मैंने कहा। एक होता है विधायक और दूसरा होता है ग्राहक। तो जो विधायक कल्पना है वो कवि के लिए है, और जो ग्राहक कल्पना है वो पाठक के लिए, पाठक के लिए है। तब इसलिए उन्होंने कहा कि जब ऐसा है तब ग्राहक जो होता है, ग्राहक कल्पना हेतु हेतु ग्राहक कल्पना, ग्राहक कल्पना हेतु हेतु भी काव्य को कुछ अमूर्त छोड़ना ठीक है, कुछ अमूर्त छोड़ना छोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए, आप लिख सकते हैं। मतलब अब ग्राहक भी तो कल्पना करेगा ना, हमने यही ना बताए। ग्राहक का मतलब कौन,
जो जो आपका जो जैसे हम लोग हैं, मान लीजिए कि किसी की कविता पढ़ रहे हैं, तो यदि हम लोग हैं तो हम लोग हैं, और यदि किसी की कविता पढ़ रहे हैं, है ना, और यदि हम लोगों को कुछ दिमागे न लगाना पड़े तो मजा कहां से आएगा? थोड़ा मोड़ा अपने लिए भी तो कुछ रखना चाहिए। तो कोई कविता लिखे तो इतना भी मत ज्यादा उसको बढ़िया से कर देवे कि पता चले कि कुछ रसे न रहे। तो कल्पना अति नहीं होना चाहिए। बस शॉर्टकट आप अब सारांश यही है कि कल्पना आप करवाइए। कल्पना बहुत कविता में जरूरी है, लेकिन कल्पना को अति मत करा दीजिए, क्योंकि कल्पना साधन है, साध्य नहीं है। बस हो गया, इसका मतलब यही यही तक था। और रुकिएगा तो और पढ़ा देंगे। तो आप लोग बताइए कि नींद आ रहा है कि क्या हो रहा है विद्यार्थीगण? कमेंट करिए, सुत गए का? सर टेस्ट कब होगा? होगा अभी, तुरंत होगा टेस्ट, अभी 2-4 दिन के अंदर, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर टेस्ट लेंगे। उस दिनों से ऐसे ही पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहे थे, तो हमको भी कभी कभी मन नहीं करता है वो पीडीएफ, चूंकि लेकिन बहुत जरूरी वाला चीज है वो। क्या है कि बिना पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि वो एक एक लाइन हो जाता है, एक एक शब्द ना, तो उसमें कभी कभी उस माध्यम से भी जरूरी रहता है। अब आप टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, और पढ़ाइए सर, ठीक है? तो आओ पढ़ लीजिए, फिर पढ़ेंगे। हाँ, जिसको सुतना है सुतने दीजिए। जो जगा है सो पाया है, जो सोया है सो खोया है ना? क्या करना है आपको? कोनो माने कुश्ती लड़ना है? करना का चीज है? बस आपको मोबाइले ना देखना है जी, मोबाइले ना देखना है। टिकटॉक देखने में आंख नहीं गड़ता है आदमी को, और क्लास देखने में नींद आने लगेगा, आंख गड़ने लगेगा, तो गड़बड़ न जाएगा। कैमरा को थोड़ा घुमा देते हैं इधर खाली जगह की तरफ, तब ना इधर लिखेंगे। अब मनोरंजन वाला पढ़ाएंगे, नहीं समझे? 1 मिनट, इसको सीधा कर लेने दीजिए। हाँ, मनोरंजन वाला पढ़ाएंगे। 1 मिनट, फोन आने लगा। बस 1 सेकंड। हेलो, हाँ जी बोलिए। अच्छा, ठीक 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 ठीक। ठीक है ठीक है, कल बात करिएगा, क्लास करा रहे हैं। हाँ, तो ये बात कर रहे थे। अभी मनोरंजन को समझा देते हैं। एक टॉपिक है मनोरंजन। मनोरंजन, मनोरंजन। तो मनोरंजन का क्या है, इसको घेर दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। तो कविता जो है, मनोरंजन की बात करेंगे। तो मनोरंजन, अब कविता से जोड़ना है मनोरंजन को, तो इसमें भी वही वो बात है जो आप पढ़े ना इसमें, भावना या कल्पना में, भावना या कल्पना जरूरी है। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग फल खाते हैं, घी खाते हैं, घी घी लाइफ में जरूरी है यदि आप घी खाते हैं तो। लेकिन अब पी जाइएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। तो वही बात कहना चाह रहे हैं कि भावना या कल्पना भी जरूरी है, लेकिन कविता में लोगों को समझ में नहीं आता है, उटपटांग तरीके से ज्यादा कम बेसी डाल देता है। उसी प्रकार से मनोरंजन। अब कई लोग कविता को समझ लेते हैं कि कविता माने मजा लेना, कविता का माने मनोरंजन करना, कविता का माने वाह 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 बहुत मजा आया, बस इतना ही तक। तो उन्होंने कहा कि कविता का मूल उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, यद्यपि कविता में मनोरंजन आना चाहिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा है कि कविता में मनोरंजन आ गया तो हम जो है सो मन में नहीं करेंगे, कविता है। वो कहे कि कविता में मनोरंजन आना चाहिए, लेकिन मूल उद्देश्य कविता का मनोरंजन नहीं है।
उन्होंने कहा कि मनोरंजन का जो काम है वो बस हमारी चित्त वृत्ति को स्थिर करना है। मनोरंजन एक पथिक की भांति है जो रास्ते में ही छूट जाता है। उन्होंने कहा है मनोरंजन उस पथिक की भांति है जो आपके रास्ते में कोई मन बहलाने के लिए आया, आप कहीं बहुत दूर की यात्री हैं, आपको बहुत दूर जाना है कहीं, और बीच में कोई आपका मन बहलाने के लिए रास्ते में आया और फिर वो 2-4-10 किलोमीटर बाद वो कहीं गुम हो गया और फिर आप चलते गए और बीच में फिर कोई मनोरंजन करने वाला आ गया। तो उस पथिक की भांति है जिसका उस उद्देश्य में, जो जिस आप उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं, यानी कविता का जो मूल उद्देश्य है उसमें मनोरंजन का कोई दूर दूर तक स्थान नहीं है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि कोई पवित्र लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहा है और बीच में कोई मनोरंजन कराने के लिए कुछ देर के लिए आ गया, तो उसका मूल उद्देश्य थोड़ी है। जैसे फिल्म जब आप देखते हैं तो बीच में कुछ कॉमेडी आ जाता है, तो फिल्म का मूल उद्देश्य कुछ दूसरा रहता है, उसका कुछ शुरुआत होता है फिर उसका अंत कराता है। तो उसमें बीच में मनोरंजन, अब कुछ लोग इतना मनोरंजन डाल देते हैं कि मनोरंजनमय हो जाता है। तो वो कहते हैं कि कविता का मूल उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, वरन कविता का मूल उद्देश्य है, कविता का मूल लक्ष्य है, कविता का मूल लक्ष्य है, मूल लक्ष्य है वो जगत के साथ क्या करना है कि तदात्मीकरण करना है, जगत के साथ क्या करना है, जगत का प्रत्यक्षीकरण कराना है और मनुष्य के साथ सामंजस्य स्थापित करना है। तो ये कविता का काम है। और वो कहते हैं कि इतना पवित्र लक्ष्य है कविता का और उसमें लोग मनोरंजनमय कर देते हैं कविता को। ये कैसे संभव है भैया? कविता को आप मनोरंजनमय कर दीजिएगा? अरे मनोरंजन इसलिए आता है कि जैसे वो कहते हैं कि आपको कोई कहेगा कि दूसरे की सेवा करो, आपको कोई कहेगा कि रोज अखबार सुबह उठ करके पढ़ो, आपको कोई कहेगा बढ़िया बढ़िया बात बोलेगा, तो वो जो या परोपकार की बात बोलेगा, तो परोपकार की बात जब कोई बोलता है तो बड़ा चिड़चिड़ापन लग जाता है। ये हमरा नहीं पता है, ये सब हमको पता है। लेकिन जब उसी बात को लोग मनोरंजक ढंग से बोल देते हैं या कविता के रूप में बोलते हैं तो हम लोगों समझ में आता है, हम लोग रियलाइज करते हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे कोई उपदेशात्मक कोई चीजें होती हैं तो वो ज्यादा रास नहीं आती हैं, लेकिन यदि उसी को मनोरंजन के हिसाब से या कविता के हिसाब से बोल दिया जाए, मनोरंजनात्मक हिसाब से, तो हमको रास आ जाता है। तो हंसी हंसी में कोई बात गुड़ गुड़ रहस्य बोला जा सकता है। तो जब कोई गुड़ बात हो रही हो कविता के माध्यम से और उसमें खाली उपदेशात्मक स्थिति में हो गया तब गड़बड़ाएगा मामला। तो फिर उपदेशात्मक कविता यदि है तो उसमें मनोरंजन डाल दीजिए। तो मनोरंजन डाल दीजिएगा तो हमारी चित्त वृत्ति स्थिर हो जाएगी, यानी हमारा जो अवधान है, हमारा जो अटेंशन है वो कविता की ओर आवेगा। तो मनोरंजन का मात्र उतना ही उद्देश्य है कि अटेंशन को खींचना या स्थिर रखना, और जो कविता का मेन लक्ष्य इसी में पार हो जाएगा। कोई टीचर है जैसे मैं ही, आजकल तो इतना सिलेबस से बढ़ गया है, बोझ हो गया है कि कुछ हंसाई पे नहीं करते हैं। नहीं तो पहले स्टूडेंट इतना ज्यादा हंसते थे कि आप समझ लीजिए कि मतलब कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि इनका काम तो खाली हंसाने वाला है। अब जैसे कुछ लोग जो थोड़े नादान लोग होते हैं, है ना, हमको याद है आज भी लेस्लीगंज हमारा ससुराल है, लेस्लीगंज की एक महिला 2015-16 में पढ़ती थी। वो जा करके मेरे ससुराल ही जा करके कह दी कि उनको पढ़ाने आता है, वो तो खाली जो है हंसी मजाक करते हैं और टाइम पास करा देते हैं, 2-3 घंटा बैठे रहते हैं और खाली हंसी मजाक करते हैं। वो जाके हमारे घर में ससुराल कह दिया जो है सो। बाद में जो है सो वो हुआ कि उनके हस्बैंड 13 लाख में कहीं हाई स्कूल टीचर सेट कर लिए थे, 13 लाख में, समझ बात के। अब 13 लाख में जो सेट कर लिए वो नौकरी, फिर उनकी नौकरी हुई नहीं। अब जिनको कहे थे जाकर के वो जो है वो महिला विभाग में पहला रैंक लाई पूरे पलामू प्रमंडल में, वो पढ़ते रही और उसको महिला में पहला रैंक आया, समझ बात के। तो कहने का मतलब कि कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, हल्के बुद्धि के होते हैं तो ओरिजिनल चीज को नहीं समझ पाते हैं। हास्य इसलिए ना है भाई, अभी चीज वहां हम थोड़ी बताएंगे। यदि साइकोलॉजी का क्लास चल रहा है, कुछ साइंस पढ़ा रहे हैं, कुछ जीएस पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये बात नहीं बताएंगे। हिंदी है इसलिए बता रहे हैं।
अभी ये बात आया है मनोरंजन, इसलिए बता रहे हैं। तो मनोरंजन या हास्य जो है वो इसलिए है कि आपकी चित्त वृत्ति को स्थिर रखे, अब आपको बोरिंग ना होने दे बस। लेकिन अब सिर्फ मनोरंजन ही होने लगे तो ये खतरनाक हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। और कविता में जो है वो कई बार कविता का पूरा उद्देश्य लोग जो है, जो साध्य जो है, लक्ष्य जो है, वो मनोरंजन का बना लेते हैं, ये खतरनाक है। कविता का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन नहीं हो सकता है। मनोरंजन हमारी चित्त वृत्ति को शांत रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए एक माध्यम है, जबकि कविता का मूल उद्देश्य होता है जगत का प्रत्यक्षीकरण करा करके मनुष्य का मनुष्य के साथ सामंजस्य स्थापित कराना। नहीं समझ गए बात को? बस यही बात याद रखिए जो हम कह दिए, बाकी चीज हम आपको लिख दे रहे हैं। तो यहां पर ये कहते हैं कि कविता का जो उद्देश्य होता है, ये कहते हैं कि कविता का उद्देश्य कोनो मजाक नहीं है। कविता का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो कविता का जो उद्देश्य है, कविता का उद्देश्य बराबर कौची है का, तक कविता का जो उद्देश्य है वो मनोरंजन नहीं। पहला चीज तो ही जान लीजिए, मनोरंजन नहीं। तो फिर क्या है उद्देश्य? तो कविता का जो लक्ष्य है, सच पूछिए कविता का लक्ष्य है, तो कविता का जो लक्ष्य है, कविता का लक्ष्य जो है वो है जगत का प्रत्यक्षीकरण कराना। जगत का कम से कम जो मार्मिक स्वरूप होता है, मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कराना, प्लस क्या कराना, प्लस एक ही में लिख दे रहे हैं, प्लस मनुष्य हृदय का सामंजस्य कराना, ये इसका लक्ष्य है और बहुत पवित्र लक्ष्य है। और इतना बढ़िया लक्ष्य है और उसमें मनोरंजन कहां से घुस गया भाई? इतना बढ़िया लक्ष्य है, फिर मनोरंजन कहां से आया? मनोरंजन बस कंसंट्रेशन बनाने के लिए, मनोरंजन मेन टारगेट नहीं हो सकता है कविता का। तो ये तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो मनोरंजन होता है, इसलिए ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कौन कलम से लिखे, ललका से लिखे, मनोरंजन जो है, इसलिए ये कह रहे हैं कि मनोरंजन, इसलिए कह रहे हैं कि मनोरंजन जो होता है चीज, इसलिए जो मनोरंजन होता है, मनोरंजन क्या है? मनोरंजन जो है वो रास्ते में छूट जाने वाले पथिक की तरह होता है। रास्ते में ही छूट जाने वाले बराबर पथिक की तरह होता है। पथिक, तो ये आप लिख सकते हैं, मनोरंजन क्या है? रास्ते में छूट जाने वाले पथिक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? पथिक माने क्या होता है? पथिक माने कोई राहगीर है जो रास्ते में ही छूट जाएगा। आप किसी पवित्र लक्ष्य की ओर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब एक कोई आदमी मिला, हंसी मजाक किया, आपका रास्ता कट गया, ठीक है, रास्ता कट गया आपका। कुछ तो अब जो बहुत दूर जाना था वो आपको अब थोड़ा हुआ कि चलो भाई अब कुछ दूरी कम लग रही है, तो बस ये है। तो जो कोई बोझिल चीज या कोई परोपकारी या कुछ ऐसा चीज यदि आने लगा कविता के माध्यम से, तो बीच में मनोरंजन जरूरी होता है, लेकिन मनोरंजन लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो ये मनोरंजन का और क्या कार्य है? तो मनोरंजन के यदि कार्यों की चर्चा करिएगा, मनोरंजन का कार्य क्या है, तो मनोरंजन के कार्य की बात करिएगा तो ये सिर्फ क्या करता है कि मनुष्य की चित्त वृत्ति को क्या करता है? मनोरंजन का कार्य क्या है? तो ये करता है मनुष्य की चित्त वृत्ति को क्या करता है? स्थिर करता है। ये हमने आपको बता दिया है, हम वही चीज को लिख रहे हैं। मनुष्य की तो मनोरंजन का क्या काम है? तो पूछेगा कि मनुष्य की चित्त वृत्ति को स्थिर करने का काम किसका है? तो मनोरंजन का है। किसका काम है? मनोरंजन का है, बस इतना है। अब जहां तक बात है कि वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई परोपकारिता है, क्या है? जैसे मान लीजिए कि परोपकारिता है, कहते हैं कि जैसे
परोपकारिता है, परोपकारिता है, परोपकारिता, परोपकारिता, परोपकारिता या परोपकारी। जैसे कोई बात है तो बातों में निरस्ता आ जाती है ना? क्या आ जाती है? निरस्ता या पूर्ण मनोयोग, निरसता या पूर्ण मनोयोग नहीं बैठ पाता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? इसलिए इसलिए मनोरंजन से, मनोरंजन से, रंजन से, मनोरंजन के माध्यम से हमारी हमारी चित्त को क्या किया जाता है? चित्त को रमा देता है। हेलो, जी नमस्कार। जी जी जी। अच्छा। हाँ नहीं, कहाँ पर है बताइएगा तब ना। हाँ नहीं नहीं, फ्री तो है लेकिन रांची रोड में कहाँ पर है, किधर, मतलब कितना दूर? दस गात्र भवन। हाँ। अच्छा। ठीक बात है, हम बात करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास पढ़ा रहे हैं अभी हम। हाँ हाँ, तो हम आपको कॉल बैक कर लेते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा ठीक बात है, हम बात कर लेते हैं, हम आपको कॉल बैक कर लेते हैं, ठीक है। जी। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, परोपकारी बातों में निरस्ता आ जाती है। जो बहुत सारी चीजों को आपको कोई बोलेगा तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन मनोरंजन से हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो चित्त है वो क्या होता है? रमा रहता है, माने कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। चित्त रमा रहना का मतलब कि मनोरंजन हमारे चित्त को स्थिर रखता है या चित्त को क्या करता है? रमा देता है। इस लाइन का इन्होंने यूज करा था। देखिए जैसे क्या है कि, लेकिन क्या है, होता क्या है, लेकिन वो कहते हैं कि, लेकिन एक आदमी का नाम वो बोलते हैं, एक है जगन्नाथ कवि, जगन्नाथ पंडित, प्लस यूरोपीय, यूरोपीय जो समीक्षक होते हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या हो गया है? माने जो जगन्नाथ पंडित और यूरोपीय समीक्षक, एक जगन्नाथ पंडित का उन्होंने नाम लिया था, ध्यान है हमको, यूरोपीय समीक्षक, तो उनका वो कहना था कि ये जो है वो आनंद को ही जो है, आनंद को ही क्या बना दिए? साध्य बना दिए, साध्य बना दिए। अब ये साध्य जो बना दिए, साध्य बना लिए, अब इसी को इन्होंने कहा है कि गड़बड़ झाला, एक शब्द यूज किया है उन्होंने कि ये सब गड़बड़ झाला हो गया। उन्होंने कहा कि जब ऐसा वो कर दिए तो इसी को कहते हैं गड़बड़ झाला। ये हो गया, गड़बड़ हो गया। जब ये जो आपके जगन्नाथ पंडित हो गए और यूरोपीय समीक्षक हो गए, ये दोनों को इन्होंने कहा है कि आनंद जो होता है, मजा जो होता है, उसी को इन्होंने क्या बना दिया? साध्य बना दिया। तो ऐसे 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 में जो है, ऐसे में इसी को इन्होंने कहा है कि, इसी को कहा है इन्होंने गड़बड़ झाला, गड़बड़ झाला। मतलब ये मामला गड़बड़ है। यदि आप क्या कर लेते हैं, किसको गड़बड़ झाला बना कि ये जो साध्य जो बनाया गया है, साध्य, तो साध्य जो आपने बना लिया, साध्य जो बना लिया किसको? कविता को, ये मनोरंजन को। तो मनोरंजन को जो हम लोगों ने साध्य बना लिया, यही जो है हम लोगों के लिए दिक्कत है, इसी को गड़बड़ झाला का है। एक चीज और वो कहते हैं, लास्ट लास्ट मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि कहानी है और जैसे मान लीजिए कि कविता, तो कहते हैं कि कहानी और कविता में अंतर समझिए। कहानी जब आप पढ़ रहे होते हैं, कहानी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कहानी में आप किसी को सुनाइएगा तो बोलेगा कि आगे क्या हुआ, आगे और बताइए आगे क्या हुआ। लेकिन जब आप कविता किसी को सुनाइएगा और बढ़िया लग गया
तो एक ही पद को बार बार दोहराने के लिए कोई बोल सकता है, तो उसमें तो कविता के दोहराव में ही आनंद है। ध्यान समझिए, उसमें कोई अलग से आनंद डालने की जरूरत नहीं है बिना मतलब का एक्स्ट्रा। तो कविता के दोहराव में ही आनंद है, लेकिन कहानी में उत्सुकता होती है, जबकि कविता में जो है वो रसात्मकता होती है। कविता में खुद रस होता है। यदि बढ़िया से कविता लिखिए तो दोनों में अंतर समझिए। कहानी में उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। जब आपको कोई कहानी कह के छोड़ देता है तो आगे क्या होगा ये आपको जानने का मन करता है। लेकिन कविता में ऐसा नहीं है कि आगे क्या होगा। कविता में यह है कि अभी आपने जो कहा, एक ही कोई आपको कोई सुर, आपको कोई कविता का कोई दो लाइन बहुत अच्छा लग जाता है, तो बार बार आप उसको गाने के रूप में सुनते रहते हैं। तो कविता में पुनरावृत्ति होती है, बार बार बारंबार सुन सुन के आप रस लेते हैं। अब कहानी में क्या होता है कि कहानी में होता है कि आगे की बात, चलिए आगे बढ़िए, आगे बताइए, नहीं नहीं शॉर्ट मारिए ना, अब आगे बताइए आगे क्या हुआ। तो ये दोनों में अंतर है। यानी कविता में पहले से ही रस विद्यमान है, वो आप उसको रिपीट करा करा के उससे रस निकालते हैं। उसमें काहे रस डाल रहे हैं? जिलेबी में अलग से रस डालना या गन्ना में अलग से चीनी डालना, ये ठीक बात नहीं है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार कहानी में क्या होता है कि कहानी में व्याकुलता होती है, उत्सुकता होती है, जबकि कविता में जो है वो रसात्मकता होती है। रसात्मकता यानी रस टपकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए जो है, इसलिए कविता में अलग से अनावश्यक मनोरंजन डालने की आवश्यकता नहीं है। डालने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया खत्म आपका। ठीक है, आज की क्लास हो गई खत्म। तो ये आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी हम भेज दे रहे हैं। और ये विधि तो होता ही है, सर्वश्रेष्ठ है, ये तो ठीक है ना। तो इस विधि से हम लोग धीरे धीरे, ये बात है कि जिस चीज को टच कर दिए उससे फिर ना आगे ना पीछे, बढ़िया से मन लगा के पढ़ा दिए जौन चीज को, जौन पैराग्राफ को, जौन टॉपिक या सब टॉपिक को, उसके बाद ना आपको आगे ना पीछे कुछ नहीं देखना है। खाली इसी को खाली जब आप देख लेंगे तो यहीं से सारा का सारा कंठस्थ एकदम खाली करके रखना है, यहीं से सारा का सारा सवाल लड़ेगा। क्योंकि हम कोई बात, मूल बात छोड़ते नहीं है, सारा का सारा बात बता देते हैं। तो ये बात हो गया। हम इसका आपको क्या कर देंगे कि यद्यपि इवन की हम लाइन भी जो है सो मेमोराइज करके आपको बता देते हैं। लाइनों हमको ही ध्यान रहता है, मेमोराइज कर लेते हैं, लाइनें ध्यान में रहता है। न सिर्फ अर्थ बताते हैं, भाव बताते हैं, बल्कि आपको लाइन के साथ, तो वही लाइन आपको हूबहू एग्जाम में मिलेगा। आप मिला लीजिएगा, लाइन भी आपको मैच करे। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये इसका हम फोटो भी आपको भेज दे रहे हैं, इसका फोटो भेज दे रहे हैं। और आगे टेस्ट भी लेंगे। इसी प्रकार से आपको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना है, अकबकाना नहीं, आराम आराम से पढ़ना है। अभी पीजीटी के फॉर्मो नहीं बाहर आ रहा है, सरकार में अभी खुदे उठापटक चल रहा है। मान के चलिए कि आपको, मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, अगले साल ही पीजीटी का एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अकबकाना नहीं है, ये सर सिलेबस करा देंगे कंप्लीट तो थोड़ी हो जाएगा, और फिर छूट जाएगा कंटिन्यू। तो कहने का मतलब कि आराम आराम से रस ले लेकर के एक एक चीजों को अच्छे से करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, रात्रि तक। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आप लोग अब जाइए, खाइए पीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।